वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज हम लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर में सीजीएल के मैथ के पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका पेपर 10 जून 2019 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। इससे पहले भी हम लोग 6 जून, 4 जून, 7 जून का पेपर का सॉल्यूशन देख चुके थे और 10 जून के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देख चुके थे। आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले वो सेकेंड शिफ्ट के मैथ का पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं 10 जून के। इसमें पहला क्वेश्चन सर्कल से, इसमें बोला गया है कि एक वृत्त के बाहर किसी बिंदु P पर PAV एक छेदक रेखा है। यानी सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। इस वृत्त के बाहर किसी बिंदु P पर PAV एक छेदक रेखा है। यानी वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है और ये जो PAV है एक छेदक रेखा है जो वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, उसके बाद है PT वृत्त पर स्पर्श रेखा और PT जो है वो वृत्त पर स्पर्श रेखा है। यानी ये PT वृत्त पर स्पर्श रेखा है। तो इसको देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर किसी बाहरी बिंदु P से एक स्पर्श रेखा हो और एक छेदक रेखा हो तब उसका क्या फार्मूला होता है। तब जो फार्मूला होता है वो PT का स्क्वायर इज इक्वल टू PA गुने PB। यानी ये जो अगर एक स्पर्श रेखा हो और एक छेदक रेखा हो तब क्या होता है फार्मूला, ये जो स्पर्श रेखा का स्क्वायर PT का स्क्वायर बराबर होगा वो PA गुने PB हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या देगा, PT 5 सेंटीमीटर दिया गया है और PA 4 सेंटीमीटर, AB की लंबाई x दिया गया है। तो हमें x का मान निकालना है। तो PT यानी PT 5 था तो 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू PA कितना दिया गया 4 और PB कितना हो जाएगा, ये पूरा जो PB होगा वो 4 + x हो जाएगा, 4 + x। तो अब यहाँ से ये 4 जब कट के नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 6 = 24 यानी 6.25 हो जाएगा। यानी अब ये 4 + x इक्वल टू अगर 6.25 आया और अगर ये 4 उधर जाएगा तो ये 2.25। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा 2.25, x का जो मान आएगा 2.25, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है और AD पर G इस तरह से बिंदु है कि AG अनुपात GD जो है वो 2:1 है। तो एरिया ऑफ BGD और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं इस त्रिभुज में, और इस त्रिभुज में ये त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है। यानी AD जो है वो है माध्यिका है। देखिए माध्यिका क्या करता है, इस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, टोटल क्षेत्रफल जो है यानी त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो हम लोग 6 मान लेते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 6 मान लेते हैं। 6 क्यों माने आगे जाके पता चल जाएगा। अगर ये माध्यिका है तो माध्यिका इसको 2 बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करेगा। तो इसका मतलब ABD का एरिया अगर 3 होगा तो ये ADC का भी एरिया 3 हो जाएगा। अब क्या बोला है, AD पर G इस प्रकार कोई बिंदु है, ये AD पर G इस प्रकार बिंदु है कि ये जो AD और GD का जो अनुपात होता है वो 2:1 हो जाता है। यानी 2:1 हो जाता है। अगर हम उसके बाद बोला जाएगा BDG यानी BDG इसका एरिया, ये BDG का एरिया और पूरा त्रिभुज के एरिया का अनुपात पूछ रहे हैं। देखिए ये पूरे त्रिभुज यानी त्रिभुज ABD का जो एरिया था वो कितना आ गया था, 3 आ गया था। अगर ये रेखा यानी BG अगर इसको 2:1 में विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब इसका एरिया 2 तो इसका एरिया 1, यानी एरिया का अनुपात भी वही होगा। यानी इसका एरिया 2 तो इसका एरिया 1, यानी टोटल 2 1 3 था। तो इसका मतलब BDG का जो एरिया आया वो 1 आ गया। एरिया ऑफ त्रिभुज BGD कितना आ गया, 1 आ गया। और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC कितना आ गया, त्रिभुज ABC वो कितना था, हम लोग माने थे 6 माने थे। यानी सवाल का जो आंसर होगा 1:6, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऐसा क्यों होता है वो बता देते हैं। जैसे अगर मान चलिए 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार यानी बेस गुने हाइट। अगर दोनों का हाइट सेम है, 1/2 गुने बेस गुने हाइट, अगर दोनों का हाइट सेम है तो हाइट से हाइट कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो जो एरिया का अनुपात होगा वो बेस के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो उसी तरह से BDG के लिए वही हाइट होगा जो ABG के लिए होगा। इसीलिए ये 2 अनुपात यानी भुजा का अनुपात 2:1 था तो क्षेत्रफल का अनुपात 2:1 ही आएगा। यानी BGD का क्षेत्रफल 1 तो ABC का क्षेत्रफल 6, यानी 1:6 इस त्रिभुज
यानी इस सवाल का जो राइट आंसर 1:6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वर्ष 2014 में कॉलेज सी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी ने दाखिला लिया। देखिए 2014 में बात किया जा रहा है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए 2014 में टोटल कितना छात्र हैं। 2014 का बात कर रहे हैं तो पहले देख लेंगे 2014 में कितना छात्र है। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो जीरो तो रहेगा ही, 8 8 16 4 20 9 29 2 31 3, फिर 4 2 6 3 9 4 13 4 17 और 3 20, यानी वर्ष 2014 में टोटल 2010 था। इसमें से सी का प्रतिशत पूछ रहा है, तो सी कितना था 340 गुना 100, यानी अगर 1 0 से 1 0 काटेंगे, अगर देखिए यहाँ पे 17 बार में लगाएंगे, 17 बार में, तो 17 दूना 34 और फिर 17 आ जाएगा, यानी 17 बार में लगाते तो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। इसका मतलब हम 16 बार में लगाएंगे और थोड़ा सा ही ऊपर जा रहा है, तो इसलिए यानी 17 के अप्रॉक्स में होना चाहिए। ये 17 दूना 3400 के अप्रॉक्स में होना चाहिए, तो 3400 के अप्रॉक्स में क्या हो जाएगा 16.9, इन ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वर्ष 2012 में कॉलेज ए बी में दाखिल कुल विद्यार्थी की संख्या, यानी 2012 में ए बी में कितना है 370 प्लस 250 करेंगे, अगर 370 और 250 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 620। उसका तथा वर्ष 2013 में डी और ई, यानी 2013 में डी और ई अगर दोनों को जोड़ते हैं, यानी 420 और 430 को अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल 850 हो जाता है। इस दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 1 0 से 1 0, यानी 62:85, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा 62:85, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सभी वर्षों के दौरान डी में औसतन कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे, यानी डी में औसतन कितने विद्यार्थी का अध्ययन करते, तो सबको जोड़ देते हैं, यानी 0 को तो 0 ही रह जाएगा, फिर 5 3 8 7 15 2 17 8 25 बच जाएगा 2, फिर ये 4 5 20 और 2 22, यानी टोटल 2250 हैं। कितना साल में 1 2 3 4 5 साल में, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाएगा, 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20 25 25 450, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2013 में ई में अध्ययन करने वाले के विद्यार्थियों का कुल संख्या कितना था। 2013 में ई में जो है 430 था करने वाले की संख्या। 2013 में BCD में अध्ययन करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है, यानी 2013 में BCD, यानी इस तीनों को जोड़ने पे कितना होता है, इन 310 प्लस 370 प्लस 420 अगर हम सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 7 9 1 10, फिर 4 3 7 3 10 1 1100 आ जाएगा गुना 100, यानी 2013 में ई में 430 है, यानी 430 का 1100 से प्रतिशत निकालना है, तो ये डबल जीरो कर जाएगा, यानी जो आंसर आएगा 430/11, यानी 11 यानी अगर 4 बार में लगाते हैं 40 बार में तो 400 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अप्रॉक्स में ये 39% का होगा। अगर लगाएंगे तो 11 3 33 हो जाएगा, फिर 10 बचेगा, 11 9 99, तो बचेगा 1 और 10 बाद जीरो उतरेगा तो 10, यानी फिर जीरो लगाएगा तो फिर 100 हो जाएगा, यानी 39.09, यानी 39.1 अप्रॉक्स में इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है और बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है, यानी 3 व्यक्ति है ए बी सी, और ए का तुलना भी बी से किया गया और बी का तुलना भी सी का तुलना भी बी से किया गया। तो हम क्या करते हैं, बी को 100 मान लेते हैं, जिससे दोनों का तुलना किया जाए उसको हम लोग 100 मान लेंगे। अगर बी को 100 मानेंगे, क्षमता का बात कर रहे हैं, बी का क्षमता अगर 100 है तो ए उससे 40% अधिक है, तो यानी ए का क्षमता 140 हो जाएगा, और सी जो है सी 20 से 20% कम है, तो यानी इसका मतलब सी 80 हो जाएगा। यानी इस तीनों का जो अनुपात आया, क्षमता का जो अनुपात आया, 20 से ये 7 बार में, 20 से ये 5 बार में, 20 से ये 4 बार में, यानी 7:5:4 आया। ठीक है, यानी इसके क्षमता का जो अनुपात आया 7:5:4 आया। अब बोला जा रहा है एक साथ मिलकर वे तीनों किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं,
तो जब ये अगर एक साथ मिल जाएंगे तो टोटल क्षमता कितना हो जाएगा, 7 5 12 4 16। यानी जब 16 क्षमता रहता है तो कितना दिन लेता है, 5 दिन लेता है। तो जब क्षमता 1 रहेगा तो कितना दिन लेगा, 80 दिन लेगा। जैसे ही क्षमता कम होगा तो दिन ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा का मतलब क्या करेंगे, 16 को 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, जब एक क्षमता रहेगा तो 80 दिन में करेगा। तो बोला जा रहा है ए अकेला, तो ए का क्षमता कितना है, 7। यानी जब 7 क्षमता रहेगा तो कितना दिन करेगा, क्षमता ज़्यादा तो दिन कम, और जब भी कम का बात आए तो हम लोग भाग दे देंगे। यानी ए जो है 80/7 दिन में टोटल काम को करेगा। तो पूछा जा रहा है उसमें 70% कितने दिन में करेगा। तो यानी 80/7 दिन में टोटल काम करता है, तो 70% काम को 70/100 यानी 80/7 का 70% निकालेंगे। 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी 8 दिन में करेगा 70% काम को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल आते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% का वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि करना चाहते हो तो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा। यानी इस तरह के सवाल में अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो वो लोग परसेंटेज चैप्टर में इफेक्टिव रेट पढ़ाया गया होगा, उसमें इस टाइप का बहुत सारा सवाल को प्रैक्टिस किया गया, वहाँ से ये चीज़ देख सकते हैं। वैसे इसको हम कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। जिससे अगर हम बात करें तो जो खर्च होता है, ठीक है, जो खर्च होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो मूल्य पे डिपेंड करता है, यानी कितना उसका दाम है और कितना उसका खपत हो रहा है। यानी खर्च किस पे डिपेंड करता है, मूल्य और खपत पे डिपेंड करता है। अब क्या चीज़ बोला जा रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% का वृद्धि हुआ, मूल्य में क्या हुआ कि 20% का वृद्धि हो गया, ठीक है। अब वो चाहता है कि खर्च में केवल 8% का वृद्धि, यानी वो चाहता है कि खर्च में केवल 8% का वृद्धि करना चाहता है। तो ये खपत में कितना का कमी करेगा, तो हम मान लेते हैं खपत में X% का कमी करेगा। अब इस दोनों का जो इफेक्टिव होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। इस दोनों के इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, A प्लस बी करेंगे तो यहाँ पे -X आ जाएगा, और प्लस AB/100, यानी यहाँ पे जो साइन आता है इस दोनों का मल्टीपल आता है, प्लस गुने माइनस माइनस, X गुने 20/100, यानी इस दोनों का इफेक्टिव परसेंट आ जाएगा, इफेक्टिव आ जाएगा। और इसका इफेक्टिव कितना दिया गया, 8% ही वो खर्च में वृद्धि करना चाहता है। परसेंट को हटा देते हैं, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके X का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस समय अगर किसी को प्रॉब्लम होता है वो लोग देख सकते हैं, परसेंटेज चैप्टर में देख सकते हैं इसको। 20 माइनस यानी 20×5 यानी ये कितना हो जाएगा, 6x/5 = 8। ये 8 इधर आएगा तो 6x/5 कितना हो जाएगा, 12। 6 से कितना बार में, 2 बार में, तो x कितना हो जाएगा, 2 × 5 10। यानी जो खपत में कमी करना पड़ेगा वो 10%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि 6 अंकों की संख्या 15x 1y2 अगर 44 से विभाज्य है, तो x + y का मान क्या होगा। देखिए कोई संख्या अगर 44 से विभाज्य है, इसका मतलब वो जो संख्या 4 और 11 दोनों से कटेगा वो संख्या 44 से भी कटेगा। और 4 की विभाज्यता का क्या नहीं होता है कि लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो इसका मतलब पूरा संख्या 4 से कटेगा। तो लास्ट का 2 अंक 4 से कटे, इसका मतलब y के बदले में 1 भी आ सकता है और y के बदले में 3 भी आ सकता है। यानी अगर 1 आएगा तो 4 × 12 कट जाएगा, 3 आएगा तो 4 से 8 बार में 32 कट जाएगा। तो यहाँ y का 2 मान पॉसिबल है, एक तो 1 और एक तो 3, ठीक है। अगर y के बदले में हम लोग 1 रखते हैं, यानी 15x112, ठीक है, तो x के बदले में कितना आएगा। अब हम क्या करते हैं, 11 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 11 का क्या नियम है, पहले सम स्थान को जोड़ लेते, फिर भी सम स्थान को जोड़ लेंगे, अंतर 0 आना चाहिए। अगर हम सम स्थान को जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 + x + 1 यानी 2 + x हो जाएगा। अगर विषम स्थान को जोड़ते हैं तो 2 1 3 अब 5 3 8 यानी 8 आ गया। तो इस दोनों का अंतर 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब x के बदले में कितना रखना पड़ेगा, 6, तभी तो 6 2 8 और में से 8 गया 0। यानी जब हम y के बदले में 1 रखते हैं तो x के बदले में क्या आ जाता है, 6 आ जाता है, तब x + y कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी इस सवाल का जो आंसर है वो 7 हो जाएगा। देखिए, और अगर 7 नहीं रहता तब हम x के बदले में 3 रख कर देखते हैं, लेकिन 3 रखने पे भी यहाँ पे 7 ही आएगा। अगर हम y के बदले में 3 रखेंगे तो भी यहाँ पे आंसर 7 ही आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। x रुपये की एक राशि 8
प्रतिशत की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 19.20 है। यानी हम लोग को डायरेक्ट फार्मूला से भी सवाल को बना लेंगे। यानी 2 ईयर में CI और SI का जो अंतर होता है वो क्या होता है, PR² बटा 100 का स्क्वायर, PR² बटा 100 का स्क्वायर। तो अंतर दिया गया 19.20 का, मूलधन हमें निकालना है और रेट दिया गया 8%, 8 गुने 8 बटा 100 गुने 100। अगर हम इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 00 आएगा और ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। और 8 से कितना बार में लगेगा, 8 गुना 16, 8 चौका 32, 240 बार में। फिर 8 से कितना बार में लगेगा, 30 बार में, यानी 30 गुने 100, यानी जो मूलधन आएगा वो 3000 आ जाएगा। यानी डायरेक्ट इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला पर हम लोग डायरेक्ट सवाल को बना सकते हैं। 2 ईयर में जो CI/SI का अंतर होता है वो PR² बटा 100 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। O केंद्र वाले, यदि O केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास AB है, सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। इस वृत्त का जो व्यास है वो क्या दिया गया, AB, इसका मतलब एक केंद्र से होकर गुजरेगा, ये AB। और CDG इस प्रकार है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज बनता है। अगर समलंब बन रहा है तो इसका मतलब ABCD अगर समलंब है, C और D, ABCD एक समलंब हो गया। और समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि 2 भुजा समानांतर होता है और 2 भुजा समानांतर नहीं होता है, यानी AB और CD समानांतर हो जाएगा समलंब होने के कारण। इसमें BAC 40 डिग्री दिया गया, यानी BAC, ये जो BAC है वो कितना दिया गया है, 40 डिग्री दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, CAD निकालना है, ये निकालना है CAD। अब आते हैं इस त्रिभुज का बात करें, अगर BAC में, इस त्रिभुज में जो अभी कलर के इस त्रिभुज का बात करें, इसमें ये 40 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि व्यास पे जो बना कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। यानी अर्धवृत्त पे बना कोण 90 डिग्री का होता है व्यास पे। जब ये 90, ये 40, तो ये कितना बच जाएगा, 50 बच जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये 50 हो जाएगा, तभी तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब हम लोग अगर पूरा चक्रीय समलंब चतुर्भुज का बात करें, चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी अगर B 50 डिग्री है तो ये D कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा, 130 डिग्री। हमें कोण निकालना था DAC या CAD, ये कोण निकालना था। अगर देखिए यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो ये DC जो है वो AB के समानांतर है, DC AB के समानांतर, तभी तो समलंब चतुर्भुज बनेगा ना। अगर DC AB के समानांतर है और कोई एक रेखा AD जो है उसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका मतलब एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यानी ये 130 तो ये 50 हो जाएगा, और जब ये 50 होगा तो 40 ये बच गया तो 10 ऊपर वाला हो जाएगा। यानी जो CAD आया वो 10 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। A/B 3/2 है, इसका मतलब A का मान 3 तो B का मान 2 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना, 5A + 2B अनुपात 3A + 4B। इसमें कुछ नहीं करना था, A का मान 3, B का मान 2 पुट कर देना था। अगर A का मान 3 कर पुट करेंगे 15 और B का मान 2 करेंगे तो 4, यानी 15 + 4 19 अनुपात 19 अनुपात 1 ही, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर A के बदले में 3 रखेंगे तो 9 और B के बदले में 2 रखेंगे तो 8, यानी 9 8 17, यानी 19 अनुपात 17, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि √x - 1/√x बराबर 4 दिया गया तो x² + 1/x² निकालना है। आप लोगों को पता होगा कि अगर x + 1/x बराबर अगर a रहता है तो x² + 1/x² क्या हो जाता है, a² - 2, और x³ + 1/x³ क्या हो जाता है, a³ - 3a, यानी a³ - 3a। ठीक है, या फिर अगर x - 1/x बराबर अगर a रहता है तो x² + 1/x² क्या हो जाता है, a² + 2, a² + 2, और या फिर x³ + 1/x³ क्या हो जाता है, a³, यहाँ पे x³ - 1/x³ होगा, क्योंकि आप क्यूब करेंगे तो भी ये माइनस में ही आएगा ना। x³ - 1/x³ क्या होता है, a³ + 3a। ये फार्मूला पता होगा। सेम उसी तरीके से अगर मान चलिए यहाँ पे इसका हम स्क्वायर करेंगे,
एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर 4 दिया, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स प्लस वन बाई एक्स हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, वन बाई रूट एक्स का स्क्वायर वन बाई एक्स हो जाएगा, बराबर ए स्क्वायर, यानी इस फार्मूला पे ए स्क्वायर प्लस 2 यानी 4 चौका 16 प्लस 2 18 हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया गया है, और एक्स माइनस वन बाई एक्स अगर ए रहता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है। फिर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालेंगे, अगर फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर माइनस 2, यानी एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर रहता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2, यानी 18 का स्क्वायर 324 माइनस 2 यानी 322, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा 322, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 40 विद्यार्थी का औसत अंक 68 रहे, यदि दो विद्यार्थी के अंक 84 और 46, यानी 84 और 46 के स्थान पे क्या लिख दिया गया, 48 और 64 लिख दिया गया। यानी अगर 84 और 46 रहता तब टोटल अंक कितना हो जाता, 130 हो जाता। जब 48 और 64 है तो टोटल अंक कितना हो गया, 112। कितना का कमी कर दिया, टोटल अंक में कितना का कमी कर दिया, तो अगर देखें तो टोटल अंक में 18 का कमी कर दिया। अगर टोटल अंक में 18 का कमी कर दिया तो 40 विद्यार्थी के औसत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी 18/40 0.416 4 5 20, यानी 0.45 कम हो गया होगा। देखिए अगर लिखना था 84 लिख दिया, 84 और 46 का स्थान पर अगर 48 और 64 लिख दिया गया, इसका मतलब टोटल योग 130 लिखना था, लेकिन योग 112, लेकिन लिखा 112, यानी योग में यानी टोटल अंक में कितना कमी कर दिया, 18 का, तो औसत में कितना का कमी किया होगा, 40 विद्यार्थी से भाग देंगे यानी 0.45 कम कर दिया गया होगा औसत, यानी कम हो गया होगा औसत 0.45। तो इसका मतलब जो ओरिजिनल औसत होगा वो पहले 68 था, 0.45 गलती से कम हो गया तो इसमें 0.45 हम लोग ऐड कर देंगे, यानी 68.45। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो अभी जस्ट हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, अगर x प्लस वन बाई एक्स बराबर 3 दिया गया है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 3 है, यानी 3 का क्यूब 27 माइनस 3 गुने 3, 3 एक बदले में 3 ही दिया गया यहाँ पे, तो यानी 27 माइनस 9 यानी 18। इस सवाल का जो आंसर होगा 18, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो वस्तु में से प्रत्येक को 9720 रुपये में बेचा गया, अगर दोनों को 9720 रुपये में बेचा गया तो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9720 प्लस 9720, दो बार जोड़ने से अच्छा 2 से गुना ही कर देते हैं, 19,440, ठीक है। ये दोनों वस्तु का टोटल विक्रय मूल्य आ जाएगा वो 19,440 आ जाएगा। अब क्या बोला, एक वस्तु को 8% लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 10% का हानि होता है, तो दोनों जगह से हम लोग क्रय मूल्य निकाल लें। अगर 9720 रुपये में बेचने पर 8% का लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 100/108। अगर 9720 रुपये में बेचने पर 10% का हानि हो रहा है तो यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे 100/90। क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग उल्टा लिखते हैं। अगर हम इस दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल क्रय मूल्य नहीं आ जाएगा, टोटल क्रय मूल्य आ गया ये टोटल क्रय मूल्य। अब टोटल क्रय मूल्य कितना होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, 9720 गुने 100 दोनों में है तो हम कॉमन ले लेते हैं, यानी 9720 गुने 100 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1/108 प्लस 1/90, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, अगर एलसीएम लेंगे ना तो थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। यहाँ पे मैं एलसीएम नहीं लेकर 9720 गुने 100 गुने, यहाँ पे हम एलसीएम नहीं लेकर इस दोनों का मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, यानी 108 गुने 90 कर देंगे, 108 गुने 90, तो ये 90 उधर 108 इधर जाएगा तो 198 हो जाएगा, ये दोनों जुटेगा। तो अब हम अगर यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो ये 108 से 8 9 72 यानी 90 बार में, और ये 90 से 90 कट जाएगा, यानी जो टोटल क्रय मूल्य आया 19,800 आ गया, यानी टोटल क्रय मूल्य 19,800 है, और टोटल क्रय मूल्य 19,800 है और टोटल विक्रय मूल्य 19,440 ही है, यानी विक्रय मूल्य कम हो गया तो इसकी स्थिति में हमें क्या होगा, हानि होगा, और हानि कितना का हो रहा है, 360 रुपये का हानि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किसी वस्तु को 20% और 12% के क्रमिक छूट पर 528 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य को x मान लीजिए। अगर 20% का छूट दे रहे हो तो 80% बेच रहे हैं, 80% का शॉर्ट फॉर्म 4/5 और 12% का अगर छूट दे रहे हैं तो 88% बेच रहे हैं, 88% का शॉर्ट फॉर्म 22/25 और टोटल विक्रय मूल्य कितना आ रहा है 528 आ रहा है। ठीक है, तो 22 से 2 बार में 24 बार में, यानी 4 से 6 बार में 6 पंचे 30 और 25 तिया 75, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 750, यानी जो अंकित मूल्य आएगा 750, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अब, एक गोले का व्यास को 40% से कम कर दिया गया है। अगर व्यास को 40% से कम कर दिया गया है तो त्रिज्या भी सेम 40% से कम होगा, यानी इसका मतलब पहले अगर व्यास 100 था तो अब व्यास कितना हो गया 60 हो गया, यानी उसका जो अनुपात आया वो 20 से 5 बार में, 20 से 3 बार में, यानी त्रिज्या का जो अनुपात हो गया 5 से 3 हो गया। अगर हम 40% का कमी कर दिए तो अगर त्रिज्या का अनुपात 5:3 हो गया तो आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा, आयतन का जो अनुपात होता है वो त्रिज्या का क्यूब होता है, यानी 125:27 हो जाएगा आयतन का अनुपात, 125:27। ठीक है, तो इसका मतलब आयतन में कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, यानी कितना प्रतिशत कम हुआ 98 कम हुआ कितना में 125 में गुने 100, यानी 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में और 25 से ये 4 बार में। अगर हम 4/5 का कैलकुलेशन करेंगे तो 25 यानी 5 0.8 आएगा, 0.8 और 0.8 को अगर इससे गुना करेंगे 98 से 88 64 6 9 72 6 78, यानी 78.4 हो जाएगा, यानी आयतन में कितना का कमी हुआ 78.4, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यदि ABC जो है वो कितना दिया गया A + B + C वो 13 दिया गया है। ठीक है, और AB + BC + CA जो दिया गया है वो कितना दिया गया 54 दिया गया। हमें निकालना है A³ + B³ + C³ - 3ABC। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं, A³ + B³ + C³ - 3ABC का। इसका फार्मूला क्या होता है A + B + C × A² + B² + C² - AB - BC - CA। ठीक है, तो हमें A + B + C पता है कितना दिया गया 13 दिया गया है, A² + B² + C² नहीं पता है और AB + BC + CA पता है कितना है ये 54 है। ठीक है, तो अगर हमें A² B² C² निकालना तो इसका मतलब हमें यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, और A + B + C का होल स्क्वायर क्या होता है A² + B² + C² +2 × AB + BC + CA बराबर 13 का स्क्वायर 116 है, दोनों बगल हम स्क्वायर करेंगे तो, और AB + BC + CA का जो वैल्यू दिया गया वो 54 दिया गया है। अगर हम 54 को 2 से गुना करेंगे तो ये पूरा जो कैलकुलेशन आएगा वो कितना हो जाएगा 108। अगर ये 108 उस साइड जाएगा LHS में जाएगा, सॉरी RHS में, तो ये 108 माइनस होगा तो ये A² + B² + C² कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, यानी A² + B² + C² कितना आ गया 61 आ गया। इसमें से 54 अगर माइनस हो जाएगा तो ये कितना बचेगा 7 4 11, यानी 7 बचेगा, सॉरी ये गुना मैंने इस दोनों के बीच में गुना है ना, तो गुना 7 यानी 13 × 7 कितना 91, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल सिंप्लीफिकेशन का, ये 4.5 दिया गया, 4.5 रख लेने देते हैं। अगर हम 0.8 को 32 से भाग देंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है, तो दशमलव को हटा देते हैं, और 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20 यानी -20, और ये 4 × 12 भागा 6 यानी 2 + 2, यानी ये दोनों 6.5, अगर 20 में से 6.5 जाएगा तो 13.5, वो भी माइनस में क्योंकि ये माइनस का साइन बड़ा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यदि sec4 थीटा बराबर cosec थीटा + 20, देखिए अगर कहीं पे भी sin अल्फ़ा बराबर cos बीटा दिया जाए, या फिर tan अल्फ़ा बराबर cot बीटा दिया जाए, या फिर sec अल्फ़ा बराबर cosec बीटा दिया जाए, या फिर sin स्क्वायर अल्फ़ा + sin स्क्वायर अल्फ़ा + sin स्क्वायर बीटा बराबर 1 दिया जाए, या फिर cos स्क्वायर अल्फ़ा + cos स्क्वायर बीटा
बराबर 1 दिया जाए। ये सब बहुत सारा कंडीशन होता है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सब तभी पॉसिबल होता है जब अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान हो वो 90 डिग्री होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है। इस सब कंडीशन में अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है 90 डिग्री। कैसे होता है हम एक प्रूव कर देते हैं, बाकी समझ आना है। जैसे साइन अल्फ़ा बराबर अगर कॉस बीटा दिया गया, साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा, तो हम इस साइन कॉस बीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बीटा। साइन 90 माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस बीटा। अब दोनों बगल से हम अगर साइन हटाते हैं तो अल्फ़ा बराबर 90 माइनस बीटा हो जाएगा। तो यानी ये बीटा इधर आएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अगर कहीं पे भी साइन अल्फ़ा बराबर कॉस बीटा दिया गया हो, टेन अल्फ़ा बराबर कॉट बीटा, सेक अल्फ़ा बराबर कोसेक बीटा दिया गया हो, या साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 दिया गया हो, या कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 दिया गया हो, तब क्या होता है इस स्थिति में क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री हो जाता है। तो सेम इसी तरीके से इस सवाल को हम लोग जस्ट 5 सेकंड में बना सकते हैं। यानी सेक अल्फ़ा बराबर कोसेक बीटा दिया गया हो तो क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री, अल्फ़ा के बदले में 4 थीटा, बीटा के बदले में थीटा प्लस 20, यानी ये दोनों को जो मान होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, इस दोनों का योग, यानी 5 थीटा इज इक्वल टू 70, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 पंचे 70, यानी 14 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया था कि अगर साइन अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा अगर 1 कब होता है जब अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा यानी अल्फ़ा बीटा को आप जोड़ रहे हैं तो 90 डिग्री हो रहा है ना, 5 2 10 5 3 9, यानी अगर ये दोनों 90 डिग्री हो रहा है तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ये पूरा मान 1 आ गया, प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, माइनस टेन 45 कितना होते हैं 1, 1 का स्क्वायर 1, ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा 1/4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी बिना रुके स्टॉपेज 50 किलोमीटर घंटा की औसत गति से और रुकने के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है, तो रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। देखिए अगर उसके चाल का अनुपात 50 से 40 हो गया तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा 40 से 50 हो जाएगा, 40 से 50 समय का अनुपात। तो अब बताइए कि रेलगाड़ी कितना देर रुक रहा है, 10 मिनट रुक रहा है, 10 घंटा, यानी समय का 40 घंटा से 50 घंटा हो जाएगा। तो रेलगाड़ी कितना देर रुक रहा है 10 घंटा रुक रहा है, कितना में 50 में, 50 घंटा में 10 घंटा रुक रहा है। अगर यहाँ पे बोला कितना मिनट रुकता है ना तो हम 60 से गुना करके मिनट निकालेंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 करके 5 से 12 बार में, यानी औसतन कितना मिनट रुकता है 12 मिनट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज RQP के समरूप है, एक्चुअली यहाँ पे ध्यान देना है, अगर ABC जो है अगर ABC समरूप है RQP के तो इसका मतलब इसका भुजा अनुपातिक हो जाएगा। और भुजा अनुपातिक लेते समय ध्यान देना है कि अगर यहाँ हम AB लेंगे तो यहाँ RQ लेना पड़ेगा, यानी AB बट्टा RQ। अगर यहाँ हम BC लेंगे तो यहाँ हमें QP लेना पड़ेगा, QP। संगत का भुजा हुआ वो समानुपात होता है। यहाँ अगर हम AC लेंगे तो यहाँ RP लेना पड़ेगा, यानी ये भुजा समानुपात होता है। ठीक है, भुजा को समानुपात लेते समय थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि मतलब जिसका पोजीशन AB में पहले 2 वाला लिए तो इधर भी RQ में पहले 2 वाला लेंगे, अगर BC बाद वाला 2 लिए तो यहाँ भी हम बाद वाला 2 लेंगे, ये शुरू और अंत वाला RP लिए तो इसमें भी AC लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या बोला गया कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज जो PQR है वो 9:4 है, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज PQR का जो अनुपात होगा वो भुजा के अनुपात का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें PQ का मान निकालें, अगर हम इसमें PQ लेते हैं तो PQ का संगत भुजा कौन है, PQ का जो संगत भुजा है वो BQ है, यानी यहाँ हमें BC यहाँ पे BC लेना पड़ेगा, BC, यानी PQ का जो संगत भुजा है वो क्या है BC, यानी BC बटा PQ का स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट अंडर, यानी रूट अंडर ABC और PQR के एरिया का अनुपात 9/4 इक्वल टू BC निकालना है हमें, BC दिया गया होगा, BC कितना दिया गया है
6 सेंटीमीटर, यानी 6/PQ। अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, यानी 3 से 2 बार में, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे समरूपता में एक चीज़ ध्यान दिया जाता है, संगत का भुजा लिया जाता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। tan थीटा बराबर 2/3 दिया गया है, तो हमें निकालना है 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा बट्टा 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। देखिए अगर ये बट्टा में sin थीटा cos थीटा का बात करें और पावर सेम हो, हर जगह पावर 1-1 हो या 2-2 हो, 3-3 हो, पावर सेम हो, तब कुछ नहीं करना, तब ये ईजियली आप सवाल बना सकते हैं। tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बट्टा cos थीटा, और sin थीटा बट्टा cos थीटा कितना दिया गया, 2/3 दिया गया। इसका मतलब sin थीटा का मान 2 तो cos थीटा का मान 3। ये कब करना है, जब sin थीटा cos थीटा बट्टा में दिया गया हो और पावर सेम हो, यानी sin थीटा 2 तो cos थीटा 3 हो जाएगा। तो यानी अगर हम sin थीटा वाले में 2 रखेंगे और cos थीटा वाले में 3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 माइनस 4 तिया 12 बट्टा 3 दूना 6 माइनस 4 प्लस 4 तिया 12, यानी -6/18, यानी -1/3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। ये सेशन आगे भी कंटिन्यू रहेगा। अभी तक हम लोग ये 11 सेट देख चुके हैं, 11 सेट CGL का। अभी 11 सेट और बचा हुआ है, ये सभी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और ये CGL के ख़त्म होने के बाद हम लोग जस्ट CHSL का स्टार्ट करेंगे। 2019 में जितना भी CHSL में जितना भी पेपर हुआ था सभी पेपर का मैथ का और रीजनिंग दोनों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।